नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं पुरस्कार कहानी, जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है ना? तो आज हम पढ़ लेते हैं पहले प्रसाद जी का जीवन परिचय। 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म होता है वाराणसी के उत्तर प्रदेश में और 14 जनवरी 1930 वाराणसी में इनकी मृत्यु होती है। भाषा हिंदी है। कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी इन्होंने लिखा। ओके। आगे चलते हैं यहाँ पे इनकी जो काव्य कृतियां है झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती इनका उपन्यास है। नाटक इन्होंने लिखा है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यक्ष, है ना? और राजश्री, अजात शत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन। तो प्रसाद जी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में चंद्रगुप्त नाटक भी लगा हुआ है, इनकी कहानी भी लगी हुई है, तो इनको अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये इनकी कहानी संग्रह हैं और जो पुरस्कार कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी आधी कहानी संग्रह में ही ये कहानी संकलित है पुरस्कार, ओके? तो पुरस्कार आदि में संकलित है अगर आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है? पुरस्कार कहानी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम की कहानी है ना? किस प्रकार मधुलिका और अरुण की प्रेम कहानी है। मधुलिका अपने राष्ट्र के लिए अपने प्रेम को न्यौछावर कर देती है। किस प्रकार वो बोलती है कि मुझे पुरस्कार में मृत्यु दंड चाहिए, है ना? वो अरुण से प्रेम करती है, फिर भी वो अपने राष्ट्र के लिए उसको अपना प्रेम छोड़ना पड़ता है। वो राष्ट्र प्रेम को ज़्यादा महत्व देती है, ठीक है? तो अब चलते हैं कहानी की ओर बढ़ते हैं। आद्रा नक्षत्र आकाश में काले-काले बादलों की घुमड़, जिसमें देवदुन्दुभि की गंभीर घोष होता है। प्राची के नीरव है ना नीरव कोने में स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था, देखने लगा था महाराज की सवारी। शैलमाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि से सोंधी बास उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। भीड़ में गजराज का चामरधारी सुंड उन्नत दिखाई पड़ा ना। वह हर्ष और उत्साह का समुद्र हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा था। इसमें इस कहानी में जो इंद्र भगवान है उनकी पूजा दिखाई गई है, ठीक है? प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जगत ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों, अश्वारोहियों की पंक्ति जम गई थी, है ना? दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया, सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती और कुमारी सुंदरियों ने दो पल आम्र पल्लवों की सुशोभित मंगल कलश, फूल, कुमकुम, तिलक, है ना? सीखों से मतलब खीलों से भरे थाले मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग स्वात्स्यायन किया और स्वर्ण रंजित हल्की मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए सुंदर पुष्पों बैलों को चलाने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। किशोरियां कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। क्योंकि यहाँ पे जो इस कहानी में हर साल हर एक वर्ष महाराज क्या करते हैं, एक खेत को मतलब वो खेत महाराज का हो जाता है किसी गांव के एक व्यक्ति का और उसका वो जितना भी इनाम रहता है वो 3 गुना उसका दे देते हैं, ठीक है? तो आज मधुलिका के खेत में महाराज आए हुए हैं, ठीक है? ये एक उत्सव होता है। कौशल का उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन महाराज को कृषक बनना पड़ता था, है ना? जिसमें इंद्र पूजन की धूमधाम होती थी, ठीक है? अगर पूछा जाता है कि पुरस्कार कहानी में किस देव की पूजा होती है तो इंद्र भगवान की, है ना? नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह उत्सव संपन्न होता था। दूसरे राज्यों में से भी युवक राजकुमार या इस उत्सव में बड़े विचार से भाग मतलब योग देते थे, ठीक है? दूसरे राज्य के भी लोग आते थे। मगध का राजकुमार, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो अरुण है वो मगध का है। कहाँ का है? मगध। मगध का राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा हुआ कौतूहल से यह दृश्य देख रहा था। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका, है ना? कुमारी का नाम क्या है? मधुलिका महाराज के साथ थी।
बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते, मधुलिका उनके सामने थाल कर देती थी। यह खेत मधुलिका का था, ठीक है? ये खेत किसका था? मधुलिका था। इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसीलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वही कुमारी थी, सुंदरी थी, है ना? तो कैसोय वसन उसके शरीर में इधर-उधर लहराते हुए हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह भी कभी संभलती, है ना? कभी संभालती मतलब अपने वस्त्र को, कभी अपने रूखे अलकों को। कृषक बालिका के शुभ्र भाल का श्रम कणों की सी कमी न थी। वे सब बरौनियों में गुथे जा रहे थे। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट के साथ सिहर उठते ही महाराज को बीज देने उसकी शिथिलता नहीं थी। मतलब जो अरुण है वो मधुलिका को देख रहा है ना? सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मित से, कौतूहल से। और अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को, ठीक है? तो मधुलिका को क्या कहा गया है? कृषक कुमारी, ठीक है? आहा! कितना भोला सौंदर्य है, कितना सरल चितवन है। उत्सव का प्रधान नृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया, ठीक है? यहीं से शुरू होती है कहानी, है ना? तो वो पुरस्कार नहीं लेती है, ठीक है? थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएँ, राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर में लगा ली और किंतु साथ ही उसकी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय ओजस्वी मूर्ति लोग कर आश्चर्य में रह गए। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा सी चढ़ी। मधुलिका ने सविनय कहा, ठीक है? देव, क्या कहती है? देव, यह मेरे पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसीलिए मूल्य स्वीकार करना भी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री तीखे स्वर में कहा, अबोध। क्या कहा? अबोध, क्या बक रही हो? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कर रही हो? तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है ये। फिर कौशल, है ना? कौशल को यह है सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, मतलब ये नियम है, हर साल ये होता है। तू आज से राज्य की रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई। इस धन से अपने को सुखी बना, है ना? राज्य की रक्षण की अधिकारी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। यहाँ पे कौन कहता है? तो मधुलिका कहती है ना? महाराज को भूमि भूमि समर्पण करने का तो मेरा कोई विरोध न था, न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज ने संकेत करके मंत्री से कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अत्यंत वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या, ठीक है? तो एकमात्र कन्या कौन थी? सिंह मित्र की कन्या थी। महाराज चौकुटी, सिंह मित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, है ना? मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी की ये बेटी है, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। देव, हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव में के परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य से मिलता है। तो कितना मूल्य मिलता है? चौगुना, ठीक है? तो उसके संपत्ति का चौगुना मूल्य उसको मिल रहा था। उस खेती से को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है, ठीक है? 1 साल के लिए वो देखेगी। वह राजा का खेत कहा जाता है, ठीक है? मूल्य देने के बाद वो राजा का खेत हो जाता है। महाराज को विचार संघर्ष में विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जयघोष के साथ सभा विसर्जित हुई। अपने अपने शिविरों में सब चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष, है ना? तो काहे का वृक्ष है? मधुक वृक्ष। मधुक वृक्ष के चिकने पत्ते की छाया में चुपचाप बैठी रही। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसके उसमें सम्मिलित नहीं हुआ, अपने विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, वह रंग उसकी आंखों में था। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर रखती हुई पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते देखते नगर तोरण पे जा पहुंचा, है ना?
तो यहाँ पे जो अरुण है वो जाता है मधुलिका के पास। अश्वों के पैर के शब्द से चौंक उठा, है ना? चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया सिंधु देश। ठीक है, सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा। ठीक है, ये मधुलिका के पास जाता है, जहां मधुलिका अपने हाथ से सिर धरे खिन्न निद्रा में सुख से लेटी थी। तो मधुक वृक्ष के नीचे, है ना? अरुण ने देखा यह छिन्न माधव, है ना, माधवी लता वृक्ष की शाखा में च्युत होकर पड़ी है। सुमन मूर्खली यहाँ पे अरुण है वो जाता है किसके पास? मधुलिका के पास, है ना? निस्पंद थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया। अश्व को, ठीक है, उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठा जैसे ही उसने अरुण से प्रश्न किया, छी कुमारी को, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य की दृष्टिपात करने वाले दृष्ट, तुम कौन हो? मधुलिका की आंखें खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक, वह संकोच से उठ बैठी। भद्रे, तुम ही ना कल उत्सव में संचालित हो रही थी, मतलब तुम ही थी ना उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल का सम्मान, है ना, कल उस सम्मान। क्यों आपको कल का स्वप्न आता है, मतलब सता रहा है क्या भद्र? क्या आप, मतलब आप क्या मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। तो ये कौन कहता है? अरुण कहता है कि मेरा जो अम, हृदय है वो तुम्हारा भक्त बन गया है, मतलब वो प्रेम करने लगता है अरुण मधुलिका से। ठीक है, मेरे उस अभिनय का मेरी विडंबना है, मेरे मेरे उस अभिनय का मेरी विडंबना है। आहा, मनुष्य कितना निर्दय है। ठीक है, मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित है, क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग पे। सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ। मेरे हृदय की भावना अब गुंठन, मतलब गुंठन जो भी है ना, तो नहीं रहना नहीं जानती उसे अपनी। डैश डैश डैश, राजकुमार मैं कृषक बालिका हूँ। ठीक है, तो कृषक बालिका बार बार आ रहा है मधुलिका के लिए। आप नंद नंदन बिहारी, मैं पृथ्वी पर परिश्रम करने वाली, है ना, करके जीने वाली, आज मेरी स्नेह की भूमि पर मेरा ही अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकलित हूँ, मेरा उपहास ना करो। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। कौन कहता है? यहाँ पे अरुण कहता है, नहीं, वह कौशल की राष्ट्रीय नियम है, वो नियम है। ठीक है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती हूँ। उससे मुझे कितना दुखी हो, चाहे मुझे कितना दुख हो, मैं राष्ट्रीय नियम को नहीं बदलूंगी। पर तुम्हारा रहस्य क्या है ना? अरुण ने कहा, तो तुम्हारा रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन है। मधुलिका कहती है, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं है राजकुमार। नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर ना खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने ना आता, है ना? मधुलिका उठ के खड़ी हो जाती है। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई थी? उसके हृदय में टूटी सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल को देखने लगी थी। मधुलिका ने राजा का प्रतिवाद अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती थी। चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती थी, है ना? और मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वही आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता, वही वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की क्रांति थी, है ना? आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी, है ना? आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने वर्ष बीतने लगे, है ना? शीतकाल की रजनी मेघों से भरा आकाश, जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका की साजन टपकने लगी, मतलब उसका जो झोपड़ी था वो भी, उससे पानी नीचे गिर रहा था। ओढ़ने की कमी थी, वह ठिठुर कर भी एक कोने में बैठी हुई थी। मधुलिका ने अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। आज वो सोच रही थी कि जीवन से उस सामंजस्य बनाए रखने के लिए
वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, है ना? परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रही है। आज बहुत दिनों तक उसे बीती हुई बातें स्मरण हो आई, है ना? 2 नहीं 3-3 वर्ष हुए, ठीक है? तो अरुण और मधुलिका कितने वर्ष बाद मिलते हैं? 3 वर्ष बाद, ठीक है? 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था, वो याद करती है। अपने हृदय से पूछने लगी उस चाटुकारी, है ना? उस चाटुकारी शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी क्या कहा था। दुख दग्ध हृदय में स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था क्या? स्मरण ही होता है ना? स्मरण ही होता है तो कष्ट भी होता है। निशा काल इसी काली निशा में वह कहने का साहस करता है, हाय रे विडंबना। ठीक है, वो सोचती है अरुण के बारे में। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। दरिद्र दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। मगध के प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों और रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक से नाचता हुआ दिखाई देने लगा था। खिलवाड़ी सुसु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कर रही थी, अभी वह निकल गया। वर्षा के ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपने जर्जर झोपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द सुनाई पड़े, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद अरुण आता है। मधुलिका ने डंठलों में का कपाट खोला, बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार! मधुलिका! आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों बाद आज फिर? अरुण ने कहा, कितना समझाया था मैंने, परंतु तुमने रेस्ट है सेट, है ना? मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत कर देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, आज आपकी क्या दशा है महाराज, है ना? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित होकर कौशल में जीविका के खोजने आया हूँ। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध का विद्रोही राजकुमार स्वागत करे एक अनाथिन बालिका, है ना? कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल के निस्तब्ध रजनी में कोहरे में धुली हुई चांदनी हाड़ कपा देने वाला समीर, अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गहवरों के द्वार पर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे, है ना? कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु वो अरुण जैसे ही अत्यंत सावधान होकर बोलता है। मधुलिका ने पूछा, तुम इतना विपन्न अवस्था में हो तो फिर इतने सारे सैनिकों को साथ रखने की क्या जरूरत है? यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है अरुण का, ठीक है? तो यहाँ पे मधुलिका ये कहती है कि इतने सारे जो सैनिक हैं क्यों रखे हुए हो तुम? बाहुबल ही वीरों की आजीविका है। इंपॉर्टेंट है ये अरुण कहता है कि बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, मेरे तो जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? करता भी क्या, है ना? क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते खाते, अब तो तुम भूल ना करो, मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ। निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्द कंपन वाले थे। वह जैसे कुछ कहना चाहता था, वह कह नहीं सका, है ना? नवीन राज, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं है, भला कैसे? कोई ढंग बताओ, मैं भी कल्पना का आनंद ले लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी का सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने ही छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत ना हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अधड़ बहने लगा, द्वंद मच गया। उसने सहसा कहा, मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार, है ना? मतलब तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि तुम आओगे। अरुण ने ढिठाई से उसके हाथों को दबा कर बोला, तो मेरा भ्रम था कि तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो।
है ना? तो अरुण कहता है, "क्या तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो?" युवती का वक्षस्थल फूल उठा। "हाँ, मैं भी नहीं कह सकती, हाँ भी नहीं।" अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से जाने न दिया। तुरंत बोल उठा, "तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से प्रण लगाकर मैं तुम्हें कौशल सिंहासन बिठा दूँ।" अरुण के सड़क का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार काँप उठी, वह कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुँह से निकला क्या? है ना? सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। मैं जानता हूँ, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार न करेंगे। मुझे यह विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए हैं। मधुलिका की आंखों में के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती क्यों नहीं हो मधुलिका? तो जो कहोगे वही करूँगी, है ना? तो ये मधुलिका कहती है कि जो तुम कहोगे अरुण मैं वही करूँगी। मंत्रमुग्ध सी मधुलिका ने कहा। स्वर्ण मंचन पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुगलित किए हैं। एक चामधारी युवती पीछे खड़ी अपनी कलाई से कुशलता से घुमा रही थी। चामर में शुभ्र आंदोलन का उस प्रकोष्ठ के धीरे धीरे सज्जित हो रहा था। तांबू वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी थी। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना लेके आई है। आँख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। ठीक है, तो प्रतिहारी के साथ मधुलिका अंदर आती है महाराज के पास। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है लग रहा है। 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओहो, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो। अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, नहीं महाराज, मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, तो फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिण के समीप नाले की जंगली भूमि, वही अपना खेती करूंगी। ठीक है, तो दक्षिणी भूमि इसलिए चाहिए थी क्योंकि वहां सैनिक वहां से घुस के मतलब आक्रमण करेंगे। ठीक है, अरुण के, इसलिए अरुण बोलता है कि तुम वही जमीन मांगना। मुझे यह एक सहायक मिल गया है, वही मनुष्य मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी ऊबड़ खाबड़ भूमि है। वह दुर्ग के समीप सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं मैं क्या महाराज? सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं? तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो आपकी। जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य को आज्ञापत्र देने के लिए आदेश करता हूँ। ठीक है, वहां जमीन वो दे देते हैं उसको। जय हो देव कहकर प्रणाम करती ही मधुलिका राज मंदिर, है ना, राज मंदिर के बाहर चली आई। दुर्ग के दक्षिण के भयावने नाले के तट पे घना जंगल है। आज मनुष्यों के पद संचार में शून्यता भंग हो रही है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से घूम पर इधर-उधर घूम रहे हैं। झाड़ियों के कांटे पर पथ बन रहा था, है ना? नगर दूर था, फिर भी उधर कोई नहीं आता था। फिर तो महाराज की आज्ञा से वहां मधुलिका का अच्छा सा खेत बन गया था। तब इधर को किसी को चिंता ही नहीं थी। एक घने कुंज से अरुण और मधुलिका एक दूसरे के लिए नेत्रों को देखकर हर्षित नेत्रों को देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में नवागत मनुष्य को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ से लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। है ना? प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण, मतलब शाम हो गई थी। झुरमुट में घुसकर मधुलिका ने कपोलों से खेलने लगी, है ना? मधुलिका के कपोलों से खेलने लगे। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्राम। विश्वास करो, प्रभात में ही जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राज्य का अधिपति बनूंगा। मधुलिके, भयानक, है ना? भयानक। अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिक से तुम इससे इतना सब करोगे, है ना? तो वो मधुलिका बोलती है, रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी।
तो तुमको इस विजय पर विश्वास है क्या? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात सो राज मंदिर में ही तुम्हारी लीला निकेतन होगी। मतलब वो अरुण बोलता है मधुलिका से। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के इस कल्याण कामना संसक की, मतलब वो उसको चिंता थी। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती थी। अरुण उसका समाधान कर देता था। जैसे कोई संकेत पाकर उसने कहा, है ना, अच्छा अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है, मुझे भी प्राणपण में इस अभिनय प्रारंभिक कार्यों में अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए, तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके। है ना, तो अरुण बोलता है कि रात्रि भर के लिए विदा। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से आगे बढ़ने लगी, अंधकार में झोपड़ियों की ओर चल बसी। पथ अंधकारमय था, मधुलिका का हृदय निर्विडतम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा, मधुरता नष्ट हो गई, जितनी सुख कल्पना थी वह भी अंधकार में विलीन होने लगी। है ना, वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, क्या वह क्यों सफल हो, श्रीवस्ती दुर्ग, है ना, श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध का चिरशत्रु, ओह कि उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या। है ना, अब उसको पश्चाताप हो रहा है। सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है, वो सोचती है। नहीं नहीं मधुलके मधुलके, उसने उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे हैं, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई है। एक रात एक पहर, है ना, रात का पहला पहर पे चली मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह अधेड़ मुनि विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में विचलित होती चली जा रही थी। उसके सामने आलोक दिखाई पड़ रहा था। वह बीच पथ पे खड़ी हो गई, है ना, बीच पथ में प्राय 100 उल्काधिकारी अश्वरोही चले आ रहे थे। आगे आगे वह वीर अधेड़ सैनिक था, उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा, दाहिने हाथ में नग्न खड़ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी के अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ पे से ही हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब दूसरे अश्वरोही ने कहा, सड़क पर तू कौन है? स्त्री कौशल के सेनापति ने शीघ्र ही उत्तर दे। है ना, तो रमणी जैसी विक्रांत ग्रस्त स्वर चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैं अपराधी, ऐसा मैंने किया है। मधुलिका कहती है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है क्या तू? पगली नहीं, यदि वही होती तो इतना विचार वेदना क्यों होता? सेनापति, मुझे बांध लो, राजा के पास मुझे ले चलो। क्या है, स्पष्ट कह। श्रावस्ती दुर्ग का पहरा फैर दस्युओं के हस्तगत हो गया है, दक्षिण के नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? वह सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे से बढ़ने की आज्ञा दे दी। है ना, स्वयं 20 अश्वरोही साथ दुर्ग की ओर बढ़ चले। मधुलिका एक अश्वरोही के हाथ में बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। विभिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है ना, वह केवल कई गांवों का अधिपति है, फिर भी उसके हाथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है। वहीं लोगों ने ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वरोही बड़े वेग में आते हुए दुर्ग के पर रुके तो दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में सेनापति को पहचाना, द्वार खुला। सेनापति घोड़े से उतरते उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200, है ना, 200 सैनिक होंगे। उन्होंने शीघ्रता से एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो, आलोक और शब्द ना होने पाए। है ना, सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसके पीछे आने के संकेत में सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखा, महाराज सावधान किया, ठीक है, महाराज को सावधान किया, अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, मतलब सोने के लिए जा रहे थे।
किंतु सेनापति के साथ मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर क्या, फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई बाधा है? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दे दी है। उसी संबंध में कुछ कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर आज की रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। इसी स्त्री ने मुझे पथ पर संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ देव, यह सत्य है। राजा ने सेनापति से कहा कि एकत्र सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर से कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, है ना? मैं कुछ प्रबंध करता हूँ। अपने ही साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। ठीक है, अरुण बंदी हो जाता है। दुर्ग उल्का के आलोक में अंतरंजित हो गया। भीड़ में वैघोष हुआ, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग एक दस्यु के हाथ जाने से बच गया। अबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुक्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुकार करते हुए उसका वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा प्राण मतलब दी प्राण दंड। ठीक है, प्राण दंड देती मधुलिका बुलाई गई। वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका, तुझे पुरस्कार लेना है? मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है वह सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले। तो उसने क्या कहा कि मुझे प्राणदंड में मिले। ठीक है, मधुलिका क्या कहती है? मुझे प्राणदंड मिले, कहती हुई बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। ठीक है, तो वह अरुण के पास जाती है कि मतलब अरुण को प्राणदंड मिल रहा है तो मुझे भी प्राणदंड मिलना चाहिए। यहाँ तक आपकी ये कहानी थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।